मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है अपठित बोध। जी हाँ, प्रश्न ये उठता है कि अपठित बोध से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी चर्चा हम जरूर करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। और अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपठित पद्यांश होता है, गद्यांश होता है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो गद्यांश को लेकर है। भाग 1 है, ये आपके सर का नाम है। करें शुरुआत, चलिएगा। क्या है अपठित, मतलब किसको अपठित हम कह सकते हैं? गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, अपठित कहलाता है। गद्य भी हो सकता है या पद्य भी हो सकता है। अगर गद्य का अपठित अंश है तो अपठित गद्यांश होगा, अगर पद्य का अपठित अंश है तो अपठित पद्यांश होगा। अपठित कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से न लेकर किसी अन्य पुस्तक या भाषा खंड से लिया गया हो, उसे अपठित अंश कहा जाता है। इसका मतलब भी बात साफ है कि हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कोई भी गद्य हो या पद्य का अंश जो हमने कभी भी नहीं पढ़ा हो, अगर उसके अलावा और कुछ हो तो वो अपठित की श्रेणी में आता है। कुल मिला के बात यह है जी कि अपठित गद्यांश या पद्यांश वह होता है जिसको आपने पूर्व में कभी भी नहीं पढ़ा है, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है। अपठित गद्यांश से निम्न 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अपठित गद्यांश आज हम पढ़ रहे हैं, तो गद्यांश के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? विषय वस्तु का बोध होना। नंबर 1 क्या होगा? विषय वस्तु का बोध होना। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में ही विद्यमान होते हैं। मतलब आप अपने मन से प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, बल्कि जो गद्यांश है उसी में से देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। अतएव उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढे और बाहर नहीं। समझ में आ गए? गद्यांश के अंतर्गत ही आप उनको ढूंढे, बाहर से उत्तर ढूंढने और देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्राय प्रश्नों के क्रम में ही मूल अवतरण में उत्तर विद्यमान होते हैं। अतएव प्रश्नों में क्रम में उत्तर खोजना सुविधाजनक भी होता है। और अगर आप वहां से उत्तर देखेंगे जो आपके सामने दिया गया है अपठित गद्यांश, तो वो आपके लिए सुविधाजनक भी होगा। नंबर दूसरी बात, प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा शैली अपनी ही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप उत्तर दे रहे तो पूरा का पूरा वहीं से उसी भाषा में आप लिखे, नहीं। मतलब उत्तर तो वही होना चाहिए गद्यांश का, लेकिन भाषा और शैली आप अपनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट जो गद्यांश में दे रखा है आप उसका पालन नहीं करें। प्रश्नों के उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल ही संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सरल भाषा में देने चाहिए। जो प्रश्न है उसके उत्तर प्रसंग और प्रकरण के अनुकूल संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और सरल भाषा में देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि मैं अपने हिसाब से कुछ और मिला दूं, बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। और नहीं कोई उदाहरण आदि देना चाहिए। मतलब अपने तरफ से कुछ भी इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। तो 3 महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखकर जो गद्यांश में दिए गए प्रश्न है उनका उत्तर देना चाहिए। शीर्षक का चुनाव देखिएगा, शीर्षक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान में रखें? शीर्षक अत्यंत लघु और आकर्षक होना चाहिए। दूसरा प्रश्न शीर्षक से संबंधित आता है कि इस गद्यांश का कौन सा शीर्षक है, तो उसका चयन करते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है शीर्षक अत्यंत लघु यानी छोटा होना चाहिए। व्यापक
शीर्षक का गद्यांश में कोई भी स्थान नहीं होता है। आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक अपठित अंश के मूल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। मतलब क्या क्या उसमें बताया गया, तमाम तथ्यों को आधार बनाकर कुल मिला के पूरे के पूरे गद्यांश का समावेश होना चाहिए। शीर्षक प्राय अवतरण के प्रारंभ या अंत में दिया रहता है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जब गद्यांश हल करूंगा तो शीर्षक प्राय अवतरण के प्रारंभ में या अंत में दिया रहता है, अतः इन अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी शुरुआत में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। शीर्षक खोज लेने के बाद जांच ले कि क्या शीर्षक अपठित में कही गई बातों को और संकेत कर रहा है। एक बार पुनः सुनिएगा। शीर्षक खोज लेने के बाद जांच ले कि क्या शीर्षक अपठित में कही गई बातों की ओर संकेत कर रहा है। मतलब जो हम लोग पढ़ाना चाहते हैं उस गद्यांश में उन सभी बातों की ओर वो संकेत कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी ओर भी ध्यान दे लेना चाहिए। अभिव्यक्ति नंबर तीसरा प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति का ज्ञान आवश्यक है। आप अपने खुद के विचार उनको प्रस्तुत करना इसमें बेहद आवश्यक है। तो अभिव्यक्ति पर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपका विचार क्या कहता है, इसको लेकर आपको तैयार रहना चाहिए। अब मैंने आपके सामने बहुत सारे प्रारूप प्रस्तुत किए हैं अपठित गद्यांश को लेकर कि इनको कैसे आप हल करेंगे, क्योंकि ये अभी आप 9th में 10th में भी पूछे जाएंगे और 11th और 12th में भी इनको पूछे जाने की संभावना है। अपठित गद्यांश क्या कह रहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। सही बात है। परिचित भी होते हैं और अपरिचित भी होते हैं। जहाँ तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, आराम से समाज में हम पहचान सकते हैं। किंतु मित्रों को पहचानना, मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, वास्तविकता ये है कि हम सच्चे मित्रों की पहचान नहीं कर पाते और पहचान भी करते हैं तो वो बहुत जटिल होता है। ये प्राय देखा गया है कि एक और तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं। ये तो संसार का नियम है। कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो हर कोई कहता है कि मेरा चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे मित्र हैं। या ज़्यादा सही ये होगा कि ये दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। इसके विपरीत जहाँ तक गरीब हो, निर्धन हो और दुखी लोगों का प्रश्न है, मित्र बनना तो दूर रहा, लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। यह भी वास्तविकता है। मित्र बनना तो दूर की बात है, लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का पता हमें तब तक नहीं लग सकता जब तक हम विपत्ति में न हो। सही बात है। विपत्ति में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। हकीकत में यदि साथ देता है तो हमारा मित्र होगा, नहीं देता तो जाहिर सी बात है वो शत्रु की श्रेणी में आएगा ही आएगा। विपत्ति में ही अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान होती है। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते हैं, वास्तविक मित्र वे ही होते हैं। इसीलिए ये ठीक ही कहा जाता है कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। विपत्ति आने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। ये वास्तविकता है और ऐसा लोग कहते हैं और हम लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए। अब यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिएगा। मतलब जो आपने पढ़ा इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, अनुमान लगाइएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? नहीं पता? देख लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है सच्ची मित्रता। मित्रता नहीं, सच्ची मित्रता, क्योंकि शुरुआत में भी सच्चे मित्र के बारे में बताया गया और अंत में भी सच्चे मित्र के बारे में ही बताया गया है। तो सच्ची मित्रता इसका सही उत्तर माना जाएगा। समाज में किसकी पहचान करना सबसे कठिन काम है? जो हमारा समाज है इसमें
किन व्यक्तियों की पहचान करना सबसे कठिन काम है? बताइए। समाज में सच्चे मित्र की पहचान करना सबसे कठिन काम है। हम लोग सच्चे मित्र की पहचान सीधे तौर पर नहीं कर सकते, इसलिए इसे जटिल कार्य बताया गया है। संपन्न और बड़े आदमियों के साथ मित्रता करना कौन चाहता है और क्यों? अभी मैंने बताया था, सच्चे आदमी तो हर किसी के साथ मित्रता करते नहीं है। संपन्न और बड़े आदमियों के साथ मित्रता करना कौन चाहता है और क्यों चाहता है? संपन्न तथा बड़े आदमी से मित्रता करना, जी हाँ, सच्चे और बड़े आदमियों से मित्रता करना सभी चाहते हैं अथवा स्वयं को उनका मित्र दिखाना चाहते हैं। मित्र बनने के पीछे उनका अपना स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है कि लोग मुझे जाने कि ये उस राजनेता, उस अभिनेता या उस बड़ी शख्सियत के मित्र हैं। वे संपन्न व्यक्ति से लाभ उठाने के लिए मित्र बनते हैं। जो संपन्न व्यक्ति होता है उससे लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? उसके मित्र बनते हैं। निर्धन मनुष्य का मित्र कौन बनना चाहता है? गरीब व्यक्ति का मित्र कौन बनना चाहता है? मैंने आपको बताया भी था। निर्धन व्यक्ति स्वयं ही दुखी और परेशान होता है। कोई भी मनुष्य उसका मित्र बनना नहीं चाहता। वह जानता है कि उससे मित्रता करके उसको सिवाय दुख के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों, जो निर्धन व्यक्ति होता है ना, उसका कोई भी मित्र बनना नहीं चाहता। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, सच्चे और नकली मित्र में क्या अंतर होता है? प्रश्नों की संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। सच्चे और नकली मित्रों में क्या अंतर होता है? सच्चे और नकली मित्र की पहचान संकट और विपत्ति के समय होती है। संकट के समय होगी या विपत्ति के समय होती है। संकट आने पर नकली मित्र साथ छोड़ देता है, किंतु सच्चा मित्र विपत्ति में भी अपने मित्र के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहता है, मजबूती के साथ वो खड़ा रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। ये था आपका पहला गद्यांश। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। मैंने कोशिश किया है कि 7 गद्यांश के माध्यम से मैं आपको इनका प्रारूप अच्छी तरह से समझा पाऊं। गांधी जी के अनुसार, अब इसका शीर्षक पूछेंगे तो आप सोचिएगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है, और ये वास्तविकता भी है। वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अमूमन हो क्या रहा है कि आजकल हम लोग और भाषाओं के चक्कर में हमारी मातृभाषा, जिसको उर्दू में कहते हैं मादरी जबान, अंग्रेजी में कहते हैं मदर टंग लैंग्वेज, को भूलते जा रहे हैं। जो उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो, हस्तकला एवं काम के जरिए दी जाए, रोजगार दिलाने के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली हो। ऐसी शिक्षा हो जिससे बच्चा आत्मनिर्भर भी बने, आध्यात्मिक भी हो और नीतिगत उसका विकास भी हो। गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति आंदोलनों में भाग लेकर भारतीय समाज एवं राजनीति में इन मूल्यों को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की है। गांधी जी की सारी सोच भारतीय परंपरा की सोच है, मतलब विदेशी सोच नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा की सोच है, तथा उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र प्रेम, बिल्कुल, वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। भारतीय समाज जब जब भटकेगा तब तक गांधी जी उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। गद्यांश का उचित शीर्षक, ये हर में पूछा जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक, तो आप समझ गए होंगे कि गद्यांश का उचित शीर्षक गांधी जी से संबंधित है, लेकिन आगे क्या लगाएं ये भी समझना जरूरी है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है बुनियादी शिक्षा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा भी लिखे तो भी चल जाएगा। अगर आप ये चाहे कि इसका उचित शीर्षक क्या है तो मैं लिख देता हूँ गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। लेकिन आपको बताया गया था कि जितना ये संक्षिप्त होगा उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मूल चीज़ है ना, वो ये है कि बुनियादी शिक्षा, ये इसका उचित शीर्षक होगा। गांधी जी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया?
बताइए, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा प्राप्त करने का क्या उद्देश्य बताया? गांधी जी ने बताया कि मनुष्य का शारीरिक यानी शरीर से संबंधित, शरीर प्लस इक से बना शारीरिक, और दूसरा बना मनस प्लस इक, शारीरिक और मानसिक, और आत्मिक शब्द बना आत्मा में कौन सा प्रत्यय लगने से एक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। मतलब शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और आत्मिक विकास हो, ये सब करना ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य माना जाता है। गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दिलाना चाहते थे? बताइएगा, किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देना चाहते थे? गांधी जी प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा जो हम लोग प्रारंभ में सीखते उसकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिलाना चाहते थे। उनका एक ही मत था, ताकि बच्चों का नीतिगत विकास हो सके, बच्चों का आध्यात्मिक विकास हो सके। इसके लिए वो शिक्षा, जिस शिक्षा की पहल करते थे उस शिक्षा का नाम था बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा का मतलब है बच्चों को प्रारंभ में मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए, और ये शिक्षा वैकल्पिक नहीं होनी चाहिए, अपितु ये अनिवार्य होनी चाहिए। ये शिक्षा बच्चों के आसपास के जीवन पर आधारित हो, हस्तकला तथा काम के द्वारा दी जाए तथा बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने वाली और रोजगार परक हो। ये शिक्षा बच्चों को रोजगार देने वाली हो, आत्मपरक बनाने वाली हो। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारों से क्या पता चलता है? बताइएगा, गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारों से आपको क्या पता चलता है कि उनकी सोच क्या थी? तो ये मैंने आपको बताया था कि उनकी सोच स्वदेशी थी। उनकी सोच में कहीं भी विदेशी शिक्षा का मॉडल दिमाग में नहीं था। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों से पता चलता है कि व्यक्ति हो, समाज हो, राजनीतिक आंदोलनों के द्वारा समाज और राजनीति इन मूल्यों की स्थापना की जाए। मतलब किसके द्वारा? शिक्षा संबंधी विचारों से ये पता चलता है कि व्यक्ति समाज और राजनीतिक आंदोलन के द्वारा समाज और राजनीति में अच्छे अच्छे मूल्यों की स्थापना की जाए और स्वदेशी शिक्षा को अपनाया जाए। गांधी जी की सोच कैसी है तथा भारतीय समाज को उनसे क्या लाभ हो सकता है, ये बातें वहां पीछे बताई गई थी। बताइएगा, गांधी जी की सोच भारतीय परंपरा पर आधारित थी। उनके निर्देशित मार्ग पर चलकर व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र हो, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक सद्भाव क्या है तथा सामुदायिक विकास क्या है, इसको प्राप्त कर सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, गांधी जी की सोच भारतीय परंपरा पर आधारित थी। उनके निर्देशित मार्ग पर चलकर व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र, वास्तविक स्वतंत्रता, समाज का सद्भाव और समुदाय विशेष के विकास को प्राप्त कर सकता है। ये था नंबर 2 गद्यांश। इसके बाद नंबर 3 देख लीजिएगा। पहले आप इसको 1 या 2 बार आराम से पढ़े, और मैं तो ये कहूँगा 2 नहीं 3-3 बार आप इसको पढ़िएगा। जब तक आप 3-3 बार नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको उपयुक्त शीर्षक के बारे में और इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो गद्यांश को जैसे आप हल करने की सोचे, पहले उसे 1 बार 2 बार और 3 बार पढ़ के फिर उत्तरों की ओर आगे बढ़ना चाहिए और आराम से पढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा केवल इसी देश के लिए नहीं, मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। मनुष्य जीवन यदि आगे बढ़ना चाहता है तो सत्य और अहिंसा होनी चाहिए। हम इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति और हमारे समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति चाहता है वो समाज करने नहीं देता, और जो समाज चाहता है वो अमूमन व्यक्ति करता नहीं है। इसलिए दोनों के मध्य विरोध का हम लोगों को आभास होता है। और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो ये संघर्ष पैदा होता है, और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा हो। हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित हो रहा है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है।
इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया है। यही कारण है कि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे, और पुजारी होने की वजह से हम हमारे विचारों को बहुत अच्छी तरह से पनपने दिए और प्रस्फुटित यानी उनको एक विशेष रूप में उत्पन्न होने के लिए हम लोगों ने इनको स्वतंत्र छोड़ दिया। ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिएगा। क्या शीर्षक होगा इसका? सोचिए, विचार कीजिएगा, 2-3 दफे पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही इसका उपयुक्त शीर्षक माना जाता है कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक माना जाता है। मानव समाज को आज किसकी आवश्यकता है? बताइए, जो मनुष्य समाज है आज उसको किसकी आवश्यकता है? मैंने आपको बताया था, नहीं समझ में आया तो फिर देखिएगा। मानव समाज को आज सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा की आवश्यकता है। जो मानव समाज है उसे आज सत्य की भी आवश्यकता है और अहिंसा की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है? बताइएगा, जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य सभी नागरिकों का संपूर्ण विकास है। जितने भी नागरिक हैं उनका संपूर्ण विकास करना ही लोकतंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। इस तंत्र में नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है तथा संपूर्ण विकास, सामाजिक और सामूहिक एकता रखने के अवसर भी मिलते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। लोकतंत्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है? लोकतंत्र क्यों स्थापित किया जाता है? लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य सभी नागरिकों का संपूर्ण विकास करना, ताकि जितने भी नागरिक हैं उनका संपूर्ण विकास हो सके। इस तंत्र में नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है तथा संपूर्ण विकास, सामाजिक और सामूहिक एकता बनाए रखने के अवसर भी इससे मिलते हैं। व्यक्ति और समाज में संघर्ष कब होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था, जब व्यक्ति की बात को समाज स्वीकार नहीं करता और समाज की बात को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है तो जाहिर सी बात वहाँ क्या हो जाता है? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। आंसर भी देख लीजिएगा। समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं और बहुत सारे व्यक्ति मिलकर ही किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। कभी कभी दो व्यक्तियों के हित आपस में टकराते भी हैं, ये भी एक जाहिर सी बात है, तो संघर्ष भी होता है। ये संघर्ष वास्तविक नहीं है। यदि विकास के पथ अहिंसा के हो तो इस संघर्ष से बचा जा सकता है। अगर वास्तविकता ये है कि हमारा जो पथ है वो अहिंसा का है तो इस संघर्ष से भी हम लोग बच सकते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? अहिंसा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल आधार क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है। अब अनेक नैतिक सिद्धांतों में एक अहिंसा भी है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग भी है। हमारी नैतिक चेतना अहिंसा पर ही आधारित है। हमारी नीतिगत चेतना है वो अहिंसा पर ही आधारित है। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। और यही कारण एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा ही है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हमें किसी प्रकार की हिंसा में यकीन और विश्वास नहीं रखना चाहिए। अनेक नैतिक सिद्धांतों में भी अहिंसा ही है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग भी है। हमारी नैतिक चेतना अहिंसा पर ही आधारित है। हमारी जो नीतिगत चेतना है वो अहिंसा के ऊपर ही आधारित है। अपठित गद्यांश भाग 4, ये नंबर 4 है। इससे पहले के 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी गद्यांश के उत्तर देने से पहले उसे कम से कम 3 बार पढ़ना ही चाहिए। गहनता के साथ, विचार करने के साथ, मनन और चिंतन के साथ पढ़ना चाहिए। किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। सर्व उदय, सभी प्रकार से क्या है? उदय है।
किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। ये शब्द बना सार्व, जी हाँ, किससे बना है? सर्व प्लस उदय। सार्व का मतलब सभी का, उदय यानी विकास है। भारत का किसान देखभाल करके चलने वाला है। अब क्या बरसात होगी या नहीं होगी, और बरसात होगी तो कैसे खेती को करेंगे? तो भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता रहा। बहुत जनरेशन हो गई, बहुत सदियां हो गई, उससे वो अपना काम चतुराई से कर रहा है। वह परिश्रमी है। खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है। कड़ी से कड़ी धूप होगी तो भी वह सिर पर चादर रखकर खड़ा होता है। साथियों, किसान ही वो कौम है जो हमें अन्न देती है, इसलिए इसे अन्नदाता भी कहा जाता है। वह स्वभाव से मितव्ययी होता है। मतलब मितव्यय का मतलब होता है कंजूस, कम खर्च करने वाला। और जाहिर सी बात है मितव्ययी होना भी है, क्योंकि किसान के कोई 2 नंबर की खेती, 2 नंबर की कमाई तो होती नहीं है। एक ही नंबर की खेती या एक ही नंबर की कमाई होती है। उसे बुद्धू या पुराणपंथी कहना अपनी आंखों का अंधापन है। अगर कोई लोग ये कहे कि किसान बुद्धू है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समझदार है। पुराणपंथी का मतलब होता परंपरावादी है। कहना अपनी आंखों का अंधापन है। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तब वह उसे चाव से सीखता है। अगर मान लीजिए कोई खेती से संबंधित बात बता रहे हैं या हम बताना चाहते हैं तो किसान उसको बहुत अच्छी तरह से सीखता है, बहुत बेहतर ढंग से उसे समझने का प्रयास करता है और अपनाने की कोशिश भी करता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो सीख लिया और उसको छोड़ दिया, वो उसको अपनाने की भी कोशिश करता है। भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़ का मतलब होता मजबूत, और मन से क्षमाशील है। हर किसी को वो क्षमा कर देता है और बढ़िया खाता है, बढ़िया पीता है, रहन सहन खान पीन बहुत अच्छा है, तो मजबूत होता है। संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान, एक बार देखिएगा, संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत, परिश्रम और अगर पसीने बहाता है तो भारतीय किसान है। उसके सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके अच्छे अच्छे गुणों की हम लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। पूंछ से बने हुए जो छप्पर है के घरों में रहना दोष नहीं है। किसान ने जानबूझकर ऐसे घर चुने हैं। वह अपने घर को बांस और बल्लियों के ठाठ से, अपने ही जंगल की घास और अपनी ही ताल की मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों से बनाता है। इसमें एक बड़ा लाभ यह है कि किसान बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, बाहरी जो संसार है ना उसका मुंह नहीं ताकता, बल्कि जो प्रकृति में देखिएगा, अगर छप्पर है तो वो भी उनके पास है, ईंटें हैं तो मिट्टी से बना लेते हैं। मतलब कहीं से कुछ खरीदने की उसको ज़रूरत नहीं है। वो दूसरों को अन्न खिलाता है, वो दूसरों से कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता। वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। मतलब जैसे मोदी जी कह रहे ना आत्मनिर्भर भारत, तो किसान तो वैसे शुरू से क्या था, आत्मनिर्भर था। उसको आत्मनिर्भर होने की कोई भी अब वर्तमान में ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये जो पद्यांश है किसके बारे में बताइए? किसान के बारे में है और किसान जीवन के बारे में है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मन में सोचिएगा क्या हो सकता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? चलिए आंसर बता रहा हूँ मैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भारतीय किसान, और इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैंने बताया, आप लिख सकते हैं किसान जीवन या भारतीय किसान, दोनों में से आप एक कोई सा भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत के किसान के बारे में बताया तो भारतीय किसान इसका सही विकल्प माना जाएगा। भारतीय समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? जो भारत का समाज है ना, इसका उत्थान कैसे हो सकता है बताइए? यदि किसान का उत्थान होगा तो भारत का अपने आप ही
समाज का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। किसानों का जीवन सुधारने से, मैंने बताया था ना, किसानों का जीवन सुधारने से या किसानों का उत्थान करने से ही भारतीय समाज का उत्थान तथा उदय हो सकता है। समझ में आ रही है? भारतीय किसानों का उदय और उत्थान कैसे हो सकता है? किसानों का जीवन सुधारने से ये चीजें संभव है। क्या आप मानते हैं कि भारतीय किसान परिश्रमी है? बोलिए, क्या आप मानते हैं कि भारतीय किसान परिश्रमी है? ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाना चाहिए। भारतीय किसान से ज़्यादा परिश्रमी हो ही कौन सकता है? बिल्कुल, हम तो 100% मानते हैं कि भारतीय किसान परिश्रमी है। प्रश्न उठता है कैसे? अरे खुद ही आत्मनिर्भर है, खुद मकान बना लेता है, सर्दी गर्मी बरसात में डटकर खड़ा रहता है। देखिएगा, हम मानते हैं कि भारतीय किसान परिश्रमी है और 100% परिश्रमी है। वह अपना काम लगन से करता, मेहनत से करता है। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में सिर पर कपड़ा रखकर काम में लगा रहता है। वह हर मौसम में रात दिन कठोर से कठोर परिश्रम करता रहता है। इसलिए साथियों, किसान के परिश्रमी होने और नहीं होने का प्रश्न ही गलत है। किसान तो जन्मजाति क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। भारतीय किसान को बुद्धू कहना क्यों गलत है? बुद्धू का मतलब मूर्ख कहना क्यों गलत है, बताइए। भारतीय जो किसान है, इसको मूर्ख कहना क्यों गलत है? क्या कारण है कि हम उसको मूर्ख नहीं कह सकते हैं? भारतीय किसान बहुत समझदार है, ये बात तो सही है। उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात उसको बताई जाती है तो वह बड़े चाव का मतलब होता है इच्छा, लालसा से उसको क्या करता है, सीखता है और उसको अपनाता भी है। उसको बुद्धू कहना ठीक नहीं है। भारतीय जो किसान है उसको बुद्धू यानी मूर्ख कहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भारतीय किसान स्वावलंबी है, मतलब आत्मनिर्भर है। स्व प्लस अवलंब प्लस ए, खुद पर आश्रित है। कैसे कैसे है भारतीय किसान? मैंने आपको बता दिया, फिर देख लीजिएगा। भारतीय किसान स्वावलंबी है। वह अपने ही संसाधनों तथा उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से अपना घर बनाता है, बाहर नहीं जाता। ईंट हो, जमीन से खुद निर्मित करता है। बांस है, छप्पर है, दूध है, दही है, वो अपने जानवरों का पालन करके खुद ही उत्पन्न करता है। मिठाई बनाने की बात आती है तो खुद बना सकता है। सब्जियां खाने की इच्छा होती है तो खुद उगा सकता है। अपठित गद्यांश नंबर 5 देखिएगा। प्रत्येक गद्यांश का उत्तर देते समय आपको 2-2, 3-3 बार उसको पढ़ना होता है। मैं कोशिश करूंगा समझाते हुए आपको बताऊं। देखिएगा, आज जीवन मूल्यों में बदलाव आ रहा है। वर्तमान समय यह है कि हमारे जीवन मूल्य लगातार बदलते रहे हैं और बदलते आ रहे हैं। समाज की आस्था और विश्वास तेज गति से बदल रहे हैं। हमारा जो समाज है, पहले देवी देवताओं में आस्था थी, विश्वास था, अब लगभग थोड़ा सा कम हो गया है। व्यक्ति आत्म केंद्रित बन रहा है, मतलब सेपरेट, किसी को कोई मतलब नहीं है। परिवार क्या है, मतलब नहीं है। रिश्तेदार क्या है, कोई मतलब नहीं है। देश, कोई मतलब नहीं है। वो आत्म केंद्रित बन रहा है। माँ बाप बच्चों का लाड प्यार से पालन पोषण करते हैं। माँ बाप बच्चों का लाड और प्यार से पालन और पोषण करते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिले। एवं उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि बच्चों को जीवन में किसी प्रकार के अभाव का सामना न करना पड़े, उसे किसी भी प्रकार का अभाव झेलना नहीं पड़े। उसके दिमाग में ये रहता है। वे संतान को सुख देने और खुद कष्ट सह लेते हैं। सही बात है। एक आदर्श माता पिता वही होते हैं जो खुद सूखी रोटी खाकर अपने बेटे को घी से युक्त रोटी खिलाते हैं। मतलब 100 बातों की एक ही बात है, खुद कष्ट पाले लेकिन संतान सुखी रहनी चाहिए। बड़े होकर बच्चों के भी माता और पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अब माता पिता ने हमें जन्म दे दिया तो हमारे भी कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। हमारी जो जनरेशन है उनकी भी ड्यूटी है कि वो हमारी सेवा करे। परंतु देखा गया है कि बच्चे अपना कर्तव्य निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है, अच्छी तरह से वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते।
पहले उन्हें पढ़ाई की चिंता, उसके बाद अपने भविष्य की चिंता होती है। माँ बाप को मानसिक आघात उस समय लगता है जब बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं। सही बात है, माँ बाप को बुरा तब लगता है जब बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं तथा नई व पुरानी पीढ़ी का अंतर बताते हुए उन्हें दकियानुसी सिद्ध करने लगते हैं। ट्रेडिशनल, परंपरागत, ऐसे कहते हैं कि आप तो अंधविश्वासी, आपको क्या आता है, आपके ज़माने में ये होता होगा, हमारे ज़माने में ये होता है। नहीं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अपने माता पिता का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। उनका दौर क्या था, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, पढ़ाया, लिखाया और व्याख्याता और प्रिंसिपल बनाया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम हमारे माँ बाप को अंधविश्वासी या ट्रेडिशनल नहीं बताए। बच्चों को याद रखना चाहिए कि इन माँ बाप ने उन्हें सफलतापूर्ण जीवन जीने के लायक बनाया है। बच्चों को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये समझना चाहिए कि उनके माँ बाप की वजह से वो आज इस संसार में हैं। उन्हें बड़ों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। बुढ़ापे में उनकी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक दृष्टि से सहायता करना बच्चों का नेतृत्व करते हुए है। मतलब बुढ़ापे में किस प्रकार की आर्थिक हो, मानसिक हो और शारीरिक दृष्टि से सहायता करना बच्चों का नेतृत्व करते हुए है। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बुढ़ापे में अगर मान लीजिए बीमार है, उनकी सेवा होनी चाहिए। नीतिगत भी आपको उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तभी जाकर आप आदर्श संतान कहलाएंगे। अन्यथा समाज में माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, ये गलत परंपरा है। हमारे समाज को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि इस बर्ताव को रोके और विशेषकर इसकी शुरुआत आप अपने खुद से कीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिएगा। मैंने खूब गहराई से बता दिया। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइएगा। क्या होगा इसका उपयुक्त शीर्षक? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिएगा। क्या होगा उपयुक्त शीर्षक? बता पाएंगे? चलो मैं बता देता हूं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है नई और पुरानी पीढ़ी। लो भाई, जैसा आप सोच रहे वैसा तो निकला ही नहीं। नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य जो अंतर है ना, वो, क्योंकि पुराने ज़माने की बातों को आप माता पिता को पुराने ज़माने के बताकर उनकी अवहेलना करते हैं, तो नई और पुरानी पीढ़ी इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। आप अपने हिसाब से ये भी समझा सकते हैं, माता पिता भी बता सकते हैं, परिवार भी लिख सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता के तौर पर सही होगा नई और पुरानी पीढ़ी। वर्तमान युग की मुख्य विशेषता क्या है बताइए? वर्तमान जो टाइम चल रहा है इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी? वर्तमान युग की मुख्य विशेषता क्या है, फटाफट बताइएगा। वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। आज जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन का युग है और जीवन मूल्य उसमें लगातार परिवर्तन भी आ रहा है। माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा होता है? कोई भी माता पिता होता है, उनका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा होता है? माता पिता बच्चों का प्रेम से लालन पालन करते हैं, बिल्कुल सही है। वे ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी न हो, खुद दुखी हो जाए, बच्चे सुखी होने चाहिए। वे संतान को सुखी बनाने के लिए स्वयं कष्ट उठाना पसंद करते हैं। अपने संतान को सुखी बनाने के लिए खुद कष्ट उठाना मजबूरीवश पसंद करते हैं। बड़े होने पर बच्चे अपने वयोवृद्ध माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं तथा क्यों करते हैं ऐसा? उनको भी एक न एक दिन माता पिता तो बनना ही है ना, फिर माता पिता की उपेक्षा या अवहेलना क्यों करते हैं? बड़े होने पर बच्चे अपने वयोवृद्ध माता पिता का ध्यान नहीं रखते, वे उनकी उपेक्षा करते हैं। उनको पुरानी पीढ़ी का तथा दकियानुसी कहते हैं। दकियानुसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, पुरातनपंथी कहते हैं, अंधविश्वासी कहते हैं। उनको अपनी पढ़ाई और भविष्य की ही चिंता रहती है। अरे पढ़ाई और भविष्य की चिंता तो रहनी चाहिए, ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई और भविष्य की चिंता में आप माता पिता जो संसार में एक ही बार मिलते हैं उनको आप भूल ही जाइए। बच्चों का बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है? जो छोटे बच्चे हैं उनका बड़ों के प्रति क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य रहता है बताइएगा? बच्चों का बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है?
बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने वृद्ध माता पिता का पूरा ध्यान रखें। उनकी भावनाओं का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। एक ही साथ शरीर को और मन को वो प्रसन्न करती है। इसलिए बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता का ध्यान रखेंगे तो उनका आशीष, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है। अब पठित गद्यांश नंबर 6, टोटल ये 7 है। मैं एक बार बहुत डिटेल से समझा देता हूँ, वैसे आप भी 2-2, 3-3 बार पढ़िएगा। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा हंसते रहना चाहिए, इंसान को हमेशा ही मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। हंसने से क्या होता है? आनंद मिलता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हमारा जो रक्त है ना, वो बहुत तेज गति से क्या करता है? भ्रमण करता है, संचरण करता है। और दूसरी बात क्या? हमारे पसीना लाती है। पसीना लाने से क्या होता है? हमारी जो एक्सरसाइज है वो मजबूत होती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। जितने भी दुनिया की दवाइयाँ हैं उसमें शक्तिशाली दवा कौन सी है? हंसी है। डॉक्टर हयूड के अनुसार आनंद से बढ़कर बहुमूल्य, बहुमूल्य का मतलब होता है जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो। अमूल्य वो होता है जिसका कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे मनुष्य जीवन अमूल्य है, समझ गए? सोना चांदी बहुमूल्य है। कार्लाइल के मतानुसार जो जी से हंसता, अंदर से हंसता है, वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, जिसको आप जानते नहीं हैं, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। हंसी सबको भली लगती है, जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचावे। मतलब जो मनुष्य हंसता नहीं है उससे भगवान ही बचावे। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं कहते हैं, और जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, वे इंसान कभी भी बुरी बात नहीं कहते हैं। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है। हंसी यानी हंसने वाला व्यक्ति कभी भी बैर और बदनामी नहीं झेलता, और भलाई की सखी है, दोस्त है। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। हंसते रहो और आनंद को प्राप्त करो। ठीक है। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पीछे लेकर 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसका उचित शीर्षक क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हंसी और शारीरिक स्वास्थ्य। क्या क्या होगा? हंसी और शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही है। हंसने और शरीर का जो स्वास्थ्य है वो है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हंसी और क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। हंसी हमको क्या संदेश देती है? हंसना हमको किस दिशा में लेकर जाता है? हंसी हमको हमेशा स्वस्थ रहने का संदेश देती है। हम जितना हंसेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हंसी से हमको क्या लाभ होता है बताइएगा? हंसी से तन और मन प्रसन्न होता है, शरीर भी और मन भी प्रसन्न रहता है। हमारी जो पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है, रक्त का संचालन भी सही रहता है। यह अधिक पसीना लाकर शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त रखती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। हम लोग डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन आप यदि लोगों को हंसते हुए देखते हैं या हंसाने की चेष्टा रखते हैं तो सारी की सारी जो बीमारियां हैं उनकी जड़ है।
तो सिर्फ और सिर्फ हंसिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखिएगा ज़िंदगी कितनी मनोरम होगी, इसकी परिकल्पना आप नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर हयूड और कार्लाइल ने हंसी के बारे में क्या क्या कहा है? डॉक्टर हयूड तथा कार्लाइल ने हंसी के बारे में क्या कहा है बताइए। मैंने बताया था डॉक्टर हयूड ने कहा है कि आनंद हंसी से बढ़कर बहुमूल्य कोई अन्य वस्तु मनुष्य के पास नहीं है। कार्लाइल का कहना है कि जो जी भरकर हंसता है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर हयूड क्या कह रहे हैं कि आनंद यानी हंसी से बढ़कर बहुमूल्य कोई अन्य वस्तु मनुष्य के पास नहीं है। कार्लाइल ये कह रहे हैं कि जो जी भरकर हंसता है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अतः जी भरकर, मन भरकर आदमी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसी की 5 विशेषताएं बताइएगा। किसके आधार पर? ये जो आपने गद्यांश पढ़ा है इसके आधार पर हंसने की 5 विशेषताएं बताइए। हंसी बेर और बदनामी। हंसी बेर और बदनामी की शत्रु है। हंसमुख लोग कभी बुरी बात नहीं करते। हंसी बलाई की सखी है। नंबर 4, हंसी सबको अच्छी लगती है। ये 5 विशेषताएं कहाँ थी? हमारे गद्यांश के अंतर्गत, और गद्यांश से 5 विशेषताएं आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अपठित गद्यांश नंबर 7, ये अंतिम है। 2-2, 3-3 बार आप पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बताता रहा हूं, गांधी जी ने कहा था कि मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य। धैर्य का मतलब शब्द बना है, ये बना धैर्य का मतलब है धीर प्लस ये। धीर का मतलब होता है आराम से, शांति के साथ काम करना, तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले आना। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह घृणा, जी हाँ, घृणा का गीत नहीं है। घृणा का मतलब होता है नफरत, ये लिख दिया मैंने। घृणा यानी नफरत का गीत नहीं है। असहयोग का मतलब बुराई करने वालों से नहीं, बल्कि बुराई से असहयोग करना है। समझ रहे हैं आप? बुराई से असहयोग करना है। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप ही मर जाए। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो बुराई है उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। यानी कुल मिला के हम खुद को बदलें, खुद से बुराई को दूर करें, तो ये तय है कि बुराई समाज से जड़ से ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पड़कर इसे सहन करते रहते हैं। कोई किसी की बुराई करता है तो हम सुन लेते हैं, नहीं सुनना चाहिए। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोह में अंध होकर बरसाता चला जाता है। उसके पेट थपथपाता है। जी हाँ, उसके पेट थपथपाता है। थपथपाता, ये मैं इधर लिख देता हूँ, थपथपाता है, यानी उसको प्रोत्साहन करता है। और न मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठी पितृभक्ति, पिता की भक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं उस प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कौन से की? मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त है। विवेक युक्त का मतलब होता है अच्छाई और बुराई में अंतर करना, जो बुद्धि युक्त है और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता, ये सुधारने वाला प्रेम है। ठीक है, एक बार फिर से चलिएगा, मैं बता देता हूँ। गांधी जी ने कहा था, यहाँ बुराई के बारे में बात आ रही है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शीर्षक भी बुराई से संबंधित ही होगा। गांधी जी के अनुसार असहयोग से क्या तात्पर्य है? पहले दूसरा प्रश्न दे दिया मैंने, क्या तात्पर्य बताइएगा। असहयोग का तात्पर्य बुराई करने वालों से असहयोग करना नहीं, बल्कि बुराई से असहयोग करना होता है। बुराई करने वालों से नहीं, बल्कि जो बुराई है ना उससे असहयोग करने वालों से है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या होगा बताइए। इसका उचित शीर्षक है असहयोग।
ये पहला प्रश्न आना चाहिए, लेकिन मैंने दूसरा लिखा है। ये जो गद्यांश हम पढ़ रहे थे, इसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? इसका उपयुक्त शीर्षक है असहयोग करना। गांधी जी बुराई करने वालों को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं, ये बताइए। जो गांधी जी है ना, वो बुराई करने वालों को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं? बुराई करने वालों को सजा देने की बात भुलाकर उन्हें प्यार करते हुए धैर्य और नम्रता से समझा कर ही सुधारा जा सकता है। आप ये कहे कि हे बुराई क्यों कर रहा है, तो करेगा। बुराई करने वाले व्यक्तियों को प्यार करते हुए धैर्य और नम्रता से समझाना चाहिए। उनको बड़े तसल्ली के साथ समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा भी आपकी बुराई करे। इसलिए फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, मैं आपको समझाता हूँ। जो मुझको बदनाम करे, यानी जो मेरी बुराई करे, काश वो इतना सोच सके, अपना पर्दा खोले हैं या फिर मेरा पर्दा खोले हैं, कि मेरी बुराई को उजागर कर रहे हैं या ये बताना चाहते हैं कि मैं खुद ही बुरा हूँ। तो इसलिए दुनिया में ऐसे व्यक्तियों को प्रेम से, धैर्य से और बहुत तसल्ली के साथ समझाया जाना चाहिए। बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है, बताइए। बुराई को बढ़ावा देना बंद करके और बुराई के बढ़ने में अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देकर बुराई को समाप्त किया जा सकता है। बुराई को बढ़ावा देना बंद करके और बुराई के बढ़ने में अपनी जिम्मेदारी, कि ये जो बुराई बढ़ रही है ना, इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, इस पर ध्यान देकर बुराई को समाप्त किया जा सकता है। प्रेम के बारे में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिएगा। प्रेम के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? क्या कहा था उन्होंने प्रेम के बारे में? गांधी जी के अनुसार लोग प्रेम की झूठी भावना में पड़कर, गांधी जी के अनुसार लोग प्रेम की झूठी भावना में पड़कर बुराई को सहते रहते हैं। सही बात है। पुत्र के मोह में अंधा होकर यदि कोई पिता अपने बिगड़े हुए पुत्र पर प्यार बरसाता है, तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। गांधी जी उसी प्रेम को प्रेम मानते हैं जो विवेक और बुद्धि से युक्त होता है। जो विवेक पर आधारित होता है, जो बुद्धि पर आधारित होता है, उसी प्रेम को गांधी जी क्या मानते हैं? प्रेम मानते हैं। अन्यथा कोई भी पिताजी अपने पुत्र पर मोह से अंधा होकर अगर प्रेम करता है तो वो प्रेम नहीं होता है। फिर देखिएगा, गांधी जी के अनुसार लोग प्रेम की झूठी भावना में पड़कर बुराई को सहते रहते हैं। पुत्र के मोह में अंधा होकर यदि कोई पिता अपने बिगड़े हुए पुत्र पर प्यार बरसाता है तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। ये बात सही है। गांधी जी उसी प्रेम को प्रेम मानते हैं जो विवेक और बुद्धि से युक्त होता है। जो विवेक से युक्त होता है और जो बुद्धि से युक्त होता है, गांधी जी उसी प्रेम को क्या मानते हैं? प्रेम मानते हैं। तो साथियों, ये थे आपके अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कैसे हल करें, एक बार पुनः अंतिम तौर पर निष्कर्ष रूप में आप समझ लीजिएगा। जो भी गद्यांश है उसको आप 3-4 बार पढ़ें। 3 बार पढ़ने के बाद मनन करें कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक शुरुआत में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। कुल मिला के वो जो गद्यांश है उसका निष्कर्ष क्या है, ये आपके दिमाग में होगा तो आप गद्यांश को समझ पाएंगे। अपठित का मतलब जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा। ऐसे पद्यांश होते हैं जिनको आप कभी भी नहीं पढ़ते, उसमें से भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही प्रामाणिक, वैज्ञानिक और सार गर्भित तरीके से गद्यांशों के बारे में पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप अपने साथियों को भी बोलिए ताकि मिशन ज्ञान, राजस्थान सरकार और वेदांता के साथ साथ आपकी गुरुजन का नाम भी आप लोग रोशन कर सके। वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक आपको किसी भी रूप में अगर समझ में नहीं आता तो वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।